हेलो एवरीवन, स्टडी अंतर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जो आई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ कर रहे हैं हम लोग, उसमें ये पार्ट 6 रहने वाला है। और इससे पहले हम लोगों ने 5 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने नेशनल न्यूज़ को कवर किया है और जो वन लाइनर्स थे उसको कवर किया है। तो इस वाले सीरीज़ में हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे स्टडी एंथम के चैनल सेक्शन में जा कर के आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको वहाँ पे ई दृष्टि करंट अफेयर्स करके मिल जाएगा। वहाँ पे आपको उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने बताया कि आप स्टडी एंथम के चैनल पे जाइए और वहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के आपको बस ई दृष्टि खोलना है, ई दृष्टि करंट अफेयर्स, और यहाँ पे आपको 5 पार्ट्स में हमने अभी इसमें कवर किया है। इसको आपको बस देखते चले जाना है और आपका ये पूरा ई दृष्टि का जो करंट अफेयर की सीरीज़ है इसको हम कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले इंटरनेशनल रिलेशन से। इसमें क्या क्या न्यूज़ है। इंडिया और यूएई, ये जो दो कंट्री हैं, इन्होंने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पे एक एग्रीमेंट किया है। तो जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट्स होते हैं वो बेसिकली पीसफुल यूज़ के लिए होते हैं, और इसमें मतलब किसी भी आर्मी या किसी भी एटॉमिक बम बनाने के लिए नहीं होता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए होता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई का भी उसमें एक MOU साइन हुआ था, जो कि अबू धाबी, एडनॉक नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कंपनी, तो इन दोनों के बीच में ये लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई का भी एग्रीमेंट हुआ है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि यूएई जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। तो ठीक है, तो ये आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कि 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और इंडिया यूएई जो है वो वर्ल्ड का सब मतलब एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एक ऑयल एक्सपोर्टर है। इसलिए ये इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी की जो एनर्जी नीड्स की जो उसमें ज़रूरत होती है, तो यूएई जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग इजराइल टावर सेमीकंडक्टर एंड अडानी चिप प्रोजेक्ट। तो ये मैंने आपको शायद पहले बताया था नेशनल न्यूज़ में भी कि जो महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप और इजराइल की एक कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर, इनके बीच में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुलने वाला है, महाराष्ट्र में खुलेगा। तो इसके बारे में ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और ये मतलब इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है ये मतलब $63 मिलियन का हो सकता है, ऐसा कहा जाता है 2026 से। ठीक है, और टाटा ग्रुप भी अभी एक सेमीकंडक्टर यूनिट बना रहा है आसाम में और गुजरात में। तो आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ये हो रहे हैं। ठीक है, और देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5th इंडिया मालदीव्स डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग। तो ये एक डिफेंस डायलॉग है, और मतलब जो हम लोग अपने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक रिलेशन अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी में ये एक 5th डिफेंस कॉरपोरेशन डायलॉग हुआ था। और इसमें ध्यान वाली चीज़ ये है कि इंडिया जो है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देखा जाता है इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, तो सिंस इंडिया जो है इंडिया के जो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं नेबरिंग कंट्रीज़, वो इंडिया को एज अ बिग ब्रदर की तरह उसको मानते हैं, और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह उसको उसका इंडिया का रोल हो जाता है। इसलिए डिफेंस में काफ़ी सारी चीज़ों में डिफेंस के सेक्टर में इंडिया पे काफ़ी चीज़ें निर्भर रहती हैं। ठीक है, देन मालदीव्स वांट्स टू रीइंस्टेट इंडिया अमंग द टॉप 3 टूरिस्ट मार्केट। तो जैसे कि मालदीव्स से लोग आते हैं इंडिया में, और इंडिया से लोग जाते हैं मालदीव्स में फॉर टूरिज़्म पर्पस। ठीक है, तो अभी मालदीव्स न्यूज़ में था क्योंकि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कुछ चीज़ कह दी थी ऐसी इंडिया के बारे में, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो वो उसकी वजह से काफ़ी टूरिज़्म पे इम्पैक्ट हुआ था, और जो मालदीव्स की इकॉनमी है वो भी इम्पैक्ट हुई थी। तो इसकी वजह से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपको मालदीव्स के जो अभी क्या उसमें रिलेशनशिप को किस तरह से हम वापस से रिन्यू कर रहे हैं, इसमें आपको नज़र रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं PM ने एक ऑफिशियल विज़िट की थी। कहाँ पे की थी? ये ब्रूने में की थी। ठीक है, और ये ब्रूने में कौन सी जगह है? ये एक ब्रूने का जो कैपिटल है वो है बंदर सेरी बेगावन। ठीक है, इस कैपिटल ऑफ ब्रूने। एंड ऑफिशियल विज़िट इनविटेशन ऑफ हिज मेजेस्टी। तो वहाँ के जो मेजेस्टी सुल्तान हैं हाजी हसनल बुल कया। ठीक है, तो ये यही आपको बस याद रखना है। और वहाँ ये मोदी जी का ये फर्स्ट एवर बायलेटरल विज़िट था बाय एनी प्राइम मिनिस्टर, मतलब किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ये पहला बायलेटरल विज़िट था। तो आपको ब्रूने इंपॉर्टेंट है।
सो मैप में एक बार हम लोग ब्रूने की लोकेशन भी देख लेते हैं। तो ये जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे आपको ब्रूने मिलेगा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये रहा आपका इंडोनेशिया। ठीक है, ये आपका इंडोनेशिया है, ये सारी चीज़ें पूरा इंडोनेशिया है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा मलेशिया, और ये रहा आपका जो एरिया है, ये है आपका ब्रूने। ठीक है, और इस साइड आपको देखिए ये फिलीपींस मिल जाएगा। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और ये ब्रूने आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये रहा। और इसका जो कैपिटल है वो है बंदर सेरी बेगावन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन ओशन का ये पार्ट है। और इधर नीचे आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। ठीक है, और इधर आपको साउथ चाइना सी मिल जाएगा, और इधर आपको पैसिफिक ओशन मिल जाएगा। ठीक, तो इसका लोकेशन एक बार ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ब्रूने इस टाइप से जो कंट्रीज़ होती हैं वो कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाती हैं कि कहाँ पे इनका लोकेशन है। सो इसमें इस पर्टिकुलर विज़िट में वैसे तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, कोई छोटी छोटी जो काफ़ी सेरेमनीज़ होती हैं, तो लेकिन वो हमें सारी चीज़ें नहीं जाननी है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि अभी वो ब्रूने गए थे और उनका कैपिटल मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड अ न्यू चांसरी प्रेमाइसेस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन ब्रूने। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे करेंटली 14,000 इंडियंस ब्रूने में रिसाइड करते हैं। और विजिटेड द प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड द आइकॉनिक ओमर अली सैफुद्दीन मॉस्क भी एक है वहाँ पे बंदर सेरी बेगावन में, तो उसको भी उन्होंने विज़िट किया था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कहाँ पे है। जैसे कि अगर ये ऐसा पूछ लेगा कि ओमर अली सैफुद्दीन मॉस्क विच वाज रिसेंटली विजिटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, तो ये इज़ इन विच कंट्री। ठीक है, इस टाइप से अगर पूछेगा तो आपको बस आइडिया होना चाहिए। देन पीएम मोदीज़ यूक्रेन विज़िट। तो यूक्रेन भी उस वक्त गए थे पीएम मोदी, और वहाँ से जो ये आपको देखना है, दिस वाज आल्सो द फर्स्ट एवर विजिट बाय एनी प्राइम मिनिस्टर टू यूक्रेन। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गए हैं। और इंडिया और यूक्रेन के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कब से स्टार्ट हुआ है, वो 1992 से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा मोदी और जेलेंस्की जो प्राइम मिनिस्टर जो यूक्रेन के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनके बीच में उन्होंने विज़िट किया था वहाँ पे। मोदी जी ने विजिटेड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन द ओएसिस ऑफ पीस पार्क इन कीव। ठीक है, तो कीव जो है वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट जगह है यूक्रेन में, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। दे हैड एक्सटेंसिव डिस्कशन एट द ये कोई पैलेस है, मरिंस्की पैलेस, तो ये आपको उतना आइडिया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो साइन हुए थे आपस में, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्री इनके बीच में, तो ये बहुत ही मतलब नॉर्मल चीज़ है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री में जाता है तो काफ़ी इस टाइप के एग्रीमेंट साइन होते हैं। ट्रेड पे साइन होता है, एग्रीकल्चर पे साइन होता है, डिफेंस पे साइन होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एग्ज़ाम में इतने नहीं पूछे जाते। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर होती हैं, जैसे कोई प्लेस हो गया वहाँ का जो इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक भीष्म क्यूब करके एक चीज़ है जो इंडिया का था, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर हेल्थ सहयोग हित एंड मैत्री। तो भीष्म क्यूब क्या है, एक पोर्टेबल डिवाइस है, उसमें मेडिसिन्स रहती हैं, कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं जो कि फ़र्स्ट लाइन ऑफ केयर की तरह काम करते हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ इंजरीज एंड मेडिकल सिचुएशन। तो ये मतलब इसमें ऑपरेशन रूम की तरह ये काम करता है, और इसमें 10 से 15 सर्जरीज भी आप पर डे कर सकते हैं। ऐसे सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं इस भीष्म क्यूब में। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन को गिफ्ट किया था। देन एक और विज़िट है, ये है पोलैंड की। तो जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ये काफ़ी सारे इंटरनेशनल जगहों पे ये जाते रहते हैं बायलैटरल कोऑपरेशन के लिए, मीटिंग के लिए। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन कौन सी जगह ये गए थे और विज़िट किए थे। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं पोलैंड के, उनका नाम है, पहली बात तो आप याद रख लीजिए, डोनाल्ड टस्क। ठीक है, और ये एक यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंकरेज द डायस्पोरा टू प्रमोट इंडियन टूरिज्म एंड अनाउंस द लॉन्च ऑफ जाम साहेब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो ठीक है, तो आपको ये एक बस आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा ही ऑल्सो मेट द प्रेसिडेंट ऑफ अंद्रेज दूजा एंड बेवेंडर पैलेस एट बेवेंडर पैलेस। मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं, इनका नाम है अंद्रेज दूदा। ठीक है, और ये बेलवेडर पैलेस में वहाँ पे मिले थे।
देन पीएम मोदी एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर पोलैंड्स असिस्टेंस ड्यूरिंग द ऑपरेशन गंगा। तो एक बार आप ऑपरेशन गंगा के बारे में भी देखिए, जो यूक्रेन से लोगों को मतलब अपने इंडियंस को लेके जो आना था वो पोलैंड के थ्रू ही वो जा सकते थे। तो इसके लिए मोदी जी ने पोलैंड के असिस्टेंस के लिए उसमें उनको धन्यवाद कहा है। और इसके अलावा पीएम मोदी मेट विद द मेंबर्स ऑफ द कबड्डी फेडरेशन ऑफ द पोलैंड। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। दैट्स इट। इंडियाज़ फर्स्ट जीआई टैग फिग जूस एक्सपोर्टेड टू पोलैंड। तो ये फर्स्ट जीआई टैग जो फिग जूस है इसको एक्सपोर्ट किया गया था वहाँ पे। तो ये आपको बस याद रखना पड़ेगा। रेडी टू ड्रिंक एक फिग जूस होता है मेड फ्रॉम जीआई टैग। ये कौन सा है? पुरंदर फिग्स, ठीक है, पुरंदर फिग्स। और इसको कहाँ भेजा गया है? पोलैंड में। पुरंदर फिग जो है ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में है और इज़ नोन फॉर इट्स स्वीट टेस्ट, ठीक है। ये मीठा होता है, वाइब्रेंट वॉयलेट कलर का होता है और साइज़ दैट इज़ लार्जर देन द अदर वैराइटीज़ ऑफ फिग, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि फ़िग क्या होता है, मतलब फ़िग को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, ये होता है अंजीर, ठीक है। अंजीर होता है जिसको फ़िग कहते हैं, ठीक है। तो अंजीर आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उसको। तो ये जीआई टैग जो है ये पुरंदर नाम का एक अंजीर है जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इंडिया और डेनमार्क ने कोलैबोरेशन किया है ऑन क्लीन रिवर इनिशिएटिव। तो सीधे आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्लीन रिवर इनिशिएटिव इज़ बिटवीन विच टू कंट्रीज़, ठीक है। तो इंडिया और डेनमार्क यहाँ पे आ जाएगा। ये इंडिया हैज़ मेड कोलैबोरेशन ऑन क्लीन रिवर इनिशिएटिव विथ विच कंट्री। तो ये डेनमार्क आपको हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं डेनमार्क का जो वर्ल्ड लोकेशन है ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा आपका डेनमार्क की लोकेशन है, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जर्मनी के ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा आपका पोलैंड, ठीक है। ये है पोलैंड और इसकी कैपिटल क्या है? वॉर्सो, ठीक है। और इधर आपको मिल जाएगा डेनमार्क, ये ओके। डेनमार्क के आप जस्ट ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आपको ये मिल जाएगा नॉर्वे, ठीक है। तो इस तरह से मैप में चीज़ों को देखते रहिए। और अगर आपको मैं इस वाले सीरीज़ में जब, क्योंकि ये इंटरनेशनल अफेयर्स के हैं, तो ये मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैप्स को देख सकें, ठीक है। तो डेनमार्क के बगल में आपको यहाँ पे दिखेगा ये रहा आपका नॉर्थ सी, ठीक है। और इधर जो है यहाँ पे आपको ये बाल्टिक सी दिख जाएगा, ठीक है। ये बाल्टिक सी है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि डेनमार्क कंट्री कहाँ पे है। तो ये यूरोप का पार्ट है और यूनाइटेड किंगडम भी आपको दिख सकता है यहाँ पे है, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर है वो इधर नीचे जर्मनी से है यहाँ पे, ओके। सो वापस आ जाते हैं अपने इसमें न्यूज़ में कि क्या है ये। सो इंडिया और डेनमार्क ने ज्वाइन किया है, मतलब इस्टेब्लिश करेंगे ये लोग स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर। और ये कहाँ पे होगा? ये वाराणसी में इसको करेंगे, ठीक है। टू ब्रिंग एक्सेलेंस इन स्मॉल रिवर रिजनरेशन एंड मैनेजमेंट, ओके। और ये बस इतनी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसमें द SLCR एम्स टू लेवरेज द एक्सपर्टीज़ ऑफ बोथ नेशंस टू रिजनरेट द रिवर वरुण यूजिंग सस्टेनेबल अप्रोच, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर पे इस पर काम करने वाले हैं? रिवर वरुण पे। और इंडो डेनिश जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ LSCR विच प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस एंड रिव्यू प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि LSCR सेक्रेटेरिएट विल रिसीव इनिशियल फंडिंग ऑफ 16.8 करोड़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और इसको ग्रांट भी मिलेगा डेनमार्क की तरफ से 5 करोड़ रुपए का, ठीक है। द प्रोजेक्ट दिस 2 to 3 ईयर प्रोजेक्ट है। इसका टाइम पीरियड 2 से 3 साल है। और इंटीग्रेट ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिवर मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। तो ये आपका इंडिया और डेनमार्क का क्लीन रिवर इनिशिएटिव है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बांग्लादेश क्राइसिस में 2024 में जो हुआ था अभी रिसेंटली। तो वहाँ पे जो सर्विंग जो वहाँ पे उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था शेख हसीना। तो ये काफ़ी टाइम से वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थी और काफ़ी कुछ स्टेबल चल रहा था, लेकिन अचानक से वहाँ पे तख्ता पलट हो गया और शेख हसीना जी को कंट्री ही छोड़ के वहाँ से जाना पड़ गया। और
तो यहाँ पे देखिए लिखा है हर डिसीजन टू फ्ली अमिड द प्रोटेस्ट एंड सीक असाइलम इन इंडिया हैज़ रेज कंसर्न अबाउट बांग्लादेश स्टेबिलिटी एंड रिलेशनशिप विद इंडिया। तो वहाँ से वो असाइलम उन्होंने कहाँ पे लिया, जब वहाँ से वो भागी हैं तो वहाँ से वो इंडिया में ही आई थी, और यहाँ से इसके बाद वो कहाँ जाएंगी उसके बाद वो बात की बात है, ठीक है। तो ये जो करंट वहाँ पे सिचुएशन आई थी कि मतलब किस कारण क्राइसिस आई थी बांग्लादेश में, तो वो था एक प्रोटेस्ट ओवर द जॉब कोटा। ये एक प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे जॉब कोटा की वजह से। और इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे लिखा हुआ है सेवरल कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स टू द बांग्लादेश क्राइसिस, जैसे कि और क्या चीज़ें हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो उनका जो लीडरशिप रूल था वो काफ़ी ऑटोक्रेटिक था, ठीक है। तो ये इसके लिए भी देन इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द टेक्सटाइल सेक्टर। तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है उस पर जो कोविड-19 का इम्पैक्ट था वो काफ़ी ख़राब था, जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वैसी वहाँ की वो काफ़ी मतलब काफ़ी कम हो गई थी और काफ़ी लॉस में थी। देन डिवैल्यूएशन ऑफ टाका वहाँ की जो करेंसी है उसकी डिवैल्यूएशन हो गई थी। जॉब स्कैरसिटी, इमीडिएट कॉज इज़ 30% रिजर्वेशन कोटा, ठीक है। तो ये जो इमीडिएट कॉज है वो है 30% रिजर्वेशन कोटा वहाँ पे दिया जाना था। और अभी इसके बाद बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है, और जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये एक नोबेल पीस विनिंग इकोनॉमिस्ट थे मोहम्मद यूनुस, ठीक है। तो इनके अंडर में ये इंटरिम गवर्नमेंट अभी बनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये जो ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, कब हुई थी। ये इंडिपेंडेंस उसको मिल गई थी पाकिस्तान से 1971 में, और उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान थे। इंडिया लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी स्विफ्टली इंटरवीन्ड, और मतलब उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने उनको हेल्प किया था बांग्लादेश को सॉवरेन नेशन बनने में। और इसी तरह से इसी को कहा जाता है इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, ठीक है। यानी इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में समझ लेते हैं कि पहले तो आप समझिए कि बांग्लादेश ने के 5 इंडियन स्टेट्स के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये असम, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। तो ये आपको स्टेट्स आपको पता होना चाहिए, आप उसको मैप में ज़रूर देखिएगा। देन हम लोग आते हैं एक इंडिया और बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश वाज इंडियाज़ 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, ठीक है। तो इंडिया से बहुत सारा जो मतलब सामान जाता था वो बांग्लादेश में अभी भी जाता है। तो ये 4th लार्जेस्ट मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट। और इसके अलावा एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 1974 में, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। देन एक 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंडिया ने किया था 2015 में, जिसमें हमने मतलब इंडिया और बांग्लादेश, तो इंडिया के पास मतलब सिंस आपस में ही साथ में ही हैं, तो कुछ पार्ट जो इंडिया का था, जो इंडिया के नाम पे था वो बांग्लादेश को दिया गया, और जो बांग्लादेश का था वो इंडिया को दिया गया था ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से। और ये 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। तो अगर आपको 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कभी पूछे तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, इसमें ही एक गंगा वाटर ट्रीटी के बारे में भी है। सिंस गंगा वाटर वहाँ पे मतलब बांग्लादेश से ही होके जाती है, तो गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी हमने साइन की थी 1996 में। और एक लैंडमार्क एग्रीमेंट था जो कि 30 साल को मतलब इस्टेब्लिश करता है वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। और इसमें की अचीवमेंट इन द कनेक्टिविटी इंक्लूड द मैत्री सेतु ब्रिज ओवर द फेनी रिवर इन त्रिपुरा। तो हमने मतलब जब अभी पिछले साल थी जब शेख हसीना जी आई थी, तब फेनी रिवर पे जो कि त्रिपुरा में है वहाँ पे एक मैत्री सेतु ब्रिज बनाना था। और इसके अलावा चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक भी हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सब स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि सिंस बांग्लादेश न्यूज़ में है तो ये ऐसे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इंडिया टू चेयर द कोलंबो प्रोसेस। तो ये कोलंबो प्रोसेस क्या है, एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ है। इंडिया हैज़ बिकम द चेयर ऑफ द रीजनल ग्रुपिंग कोलंबो प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंसेप्शन। 2003 से ये कोलंबो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो पहले आपको ये याद रखना है। और इंडिया कब से कब तक लीड करेगा, 2024 से 2026 तक। कोलंबो प्रोसेस क्या है, इज़ अ रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस कंप्राइजिंग ऑफ 12 मेंबर स्टेट ऑफ एशिया, ठीक है। तो आपको एशिया याद रखना है कि एशिया के ही मेंबर हैं, और कंट्रीज़ ऑफ ओरिजिन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड मतलब ये वैसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से जो वर्कर्स हैं जो माइग्रेट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, ये उन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं।
और एंड इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर कंसल्टेशन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर। तो बेसिकली जो कंट्रीज़ होते हैं आपस में, जो मान लीजिए कुछ कंट्रीज़ हैं तो यहाँ से वर्कर इस कंट्री में, इस कंट्री में, इस कंट्री में, तो इनके बीच में आपस में किस तरह से सहयोग होना है, ये इन्हीं माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर ये पूरा कोलंबो प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये जो प्रोसेस है ये नॉन बाइंडिंग है और एंड डिसीजन मेकिंग इज़ बाय कंसेंसस। ठीक है, तो नॉन बाइंडिंग का मतलब ये है कि किसी के ऊपर कोई चीज़ ऐसा डिसाइड नहीं कर दिया जाएगा, ऐसा थोपा नहीं जाएगा कि आपको ये करना ही करना है, ये नॉन बाइंडिंग होता है। और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग जो होता है वहाँ पे वो कंसेंसस से होता है, मतलब अगर 12 कंट्रीज़ हैं तो 7 कंट्रीज़ को मैक्सिमम मानना पड़ेगा कि हाँ भाई चलो ये होना है, तभी जा कर के कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है, ये कंसेंसस इसे कहते हैं। द प्रोसेस इज कोऑर्डिनेटेड थ्रू अ परमानेंट मिशन ऑफ मेंबर स्टेट्स एट द यूनाइटेड नेशन इन जिनीवा। और इंडिया जो है वो इसके मेंबर कब से बना है, वो 2003 से ही बना है, मतलब जब से उसका इंसेप्शन हुआ है। और इसकी 5 थीमेटिक एरियाज़ हैं जिसको आपको देखना है: स्किल एंड क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन, एथिकल रिक्रूटमेंट, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन, एम्पावरमेंट, रेमिटांसेस, लेबर मार्केट एनालिसिस। तो इन सब चीज़ों पे ये काम होता है कोलंबो प्रोसेस में, बस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कच्चा तीवू आइलैंड। ठीक है, कच्चा तीवू आइलैंड ये कहाँ पे है, ये पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये जो आइलैंड है एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है। किसके बीच में डिस्प्यूट है, ये है श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये डिस्प्यूटेड आइलैंड था। ठीक है, कच्चा तीवू जो है एक आइलैंड सिचुएटेड इन द पाक स्ट्रेट सेपरेटिंग इंडिया एंड श्रीलंका। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका इंडिया और इधर आपका यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, तो ये बीच में यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कच्चा तीवू आइलैंड, और यहाँ पे आप देखोगे ये रहा आपका रामेश्वरम। ठीक है, इधर आपका मन्नार आइलैंड, और ये आपका पाक स्ट्रेट है। ठीक है, इधर गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, ये पाक स्ट्रेट है। तो ये आपको ऐसा पता होना चाहिए। तो ये जो एरिया है ये पहले मतलब ये इंडिया मानता था कि उनका है और श्रीलंका मानता था ये उनका है, इसलिए ये डिस्प्यूट। ठीक है, तो इसमें यही में इसमें लिखा हुआ है, इट लाइज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द रामेश्वरम एंड साउथ वेस्ट ऑफ द जाफना, श्रीलंका। ठीक है, देन इसके बाद इसमें लिखा हुआ है द पाक स्ट्रेट इज़ अ वाइडर सी पैसेज कनेक्टिंग द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। देन इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक मैरी टाइम एग्रीमेंट हुआ था 1974 में, एंड फॉर्मली एक्सचेंजेस एग्रीमेंट विथ हर। ठीक है, इंडिया ने इसी जो मैरी टाइम एग्रीमेंट हुआ था 1974 में, उसमें जो कच्चा तीवू आइलैंड था वो श्रीलंका को दे दिया था टू रिजॉल्व द मैरी टाइम बाउंड्री डिस्प्यूट। ओके, देन इसके बाद एक वेज बैंक है, इसको ज़रा देख लेते हैं क्या है। वेज बैंक लाइज टू द साउथ ऑफ द कन्याकुमारी। वेज बैंक, इट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड। तो आपको ये पता होना चाहिए ये फिशिंग ग्राउंड है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फिशिंग ग्राउंड है। एंड इन अ मच मोर स्ट्रेटजिक पार्ट ऑफ द सी देन आइलैंड ऑफ कच्चा तीवू। तो ये भी एक स्ट्रेटजिक पोर्शन है उस एरिया का। Then the negotiation and the orders essentially settled the maritime boundary between India and Sri Lanka by giving sovereign rights over maritime पैच कॉल्ड वैज बैंक नियर कन्याकुमारी टू इंडिया। ठीक है, तो जो वैज बैंक का जो पूरा मैरीटाइम राइट्स है ये किसको मिल गया था, ये इंडिया को मिल गया था। और इस तरह से हमने श्रीलंका के साथ एक मैरीटाइम डिस्प्यूट को मतलब ये एग्रीमेंट को वो किया था, डिस्प्यूट को सॉल्व किया था। तो 1976 में ये एग्रीमेंट हुआ था जिसमें वैज बैंक लाइज विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। तो जब आपसे अगर पूछा जाए कि वैज बैंक जो है वो किसका पार्ट है, तो वो इंडिया का पार्ट है, और कच्चा तीवू आइलैंड जो है वो किसका पार्ट है, वो है श्रीलंका का पार्ट है। ठीक है, तो ये एक अनहैबिटेड आइलैंड है और इस पर कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहती हैं, तो ये अभी न्यूज़ में था, इसलिए ये आपको बस आइडिया होना चाहिए। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इंडिया और श्रीलंका के बीच में की क्या है। श्रीलंका सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी एंड यू सोलर एनर्जी सोल्यूशन फ्रॉम इंडिया साइंड एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। ठीक है, तो ये हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम भी आपका इंडिया और उसके बीच में है। इट इज़ शैल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन 3 आइलैंड्स ऑफ जाफना कोस्ट। ठीक है, और ये 3 आइलैंड कौन से हैं, डेफ्ट है, नेदुन थीवू और अनलाई तैवा ननेतीवू। ठीक है, तो आई होप मैंने सही से इसको प्रोनाउंस किया हो। तो यहाँ पे ये बनने वाला है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम जो है ये
ये किसके बीच में ये एग्रीमेंट काम होने वाला है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये काम हो रहा है। देन फर्स्ट हिंदू टेम्पल ऑफ यूएई, तो यूएई अभी न्यूज़ में हमने देखा था, तो यूएई में एक पहला हिंदू टेम्पल भी खुलने वाला है, और ये कौन बनाएगा, बीएपीएस स्वामी नारायण जो इसे टेम्पल कहते हैं, तो बीएपीएस ही इसको बनाता है, स्वामी नारायण टेम्पल्स। ये इंडिया में भी बहुत सारे स्वामी नारायण टेम्पल बनाता है। तो ये जो यहाँ पे इसको बिल्ट बाई बोचसन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ठीक है, तो इसे कहते हैं बीएपीएस। और ये एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज़ नेम्ड आफ्टर भगवान स्वामी नारायण, रिलीजियस लीडर थे हु लिव्ड इन द लेट 1700, ठीक है। तो बस आपको बस इतना ही याद रखना है, ये पहला हिंदू टेम्पल होगा इन गल्फ नेशन, ये अभी आपको पता होना चाहिए। और ये जो टेम्पल्स होते हैं ये बेसिकली नागर स्टाइल में बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ इसमें फ़ीचर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। तो ये बस आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप में, ज़रा देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो किंग ऑफ भूटान जिग्मे खेसर नैगमल वांगचुक विजिटेड इंडिया, तो वो आए थे, और कुछ रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर कुछ काम हुआ है। तो जैसे इंडिया और भूटान ने एक 58 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बिटवीन गिलेफू जो कि भूटान में है, वहाँ से कोकराझारा असम, ठीक है, तो इनके बीच में एक रेल लिंक बनाया है। और एक 18 किलोमीटर का रेल लिंक बनाया है बिटवीन सस्मे भूटान और बानरहाट वेस्ट बंगाल, तो ये बनाना है अभी, इसके ऊपर एक काम होने वाला है। देन ट्रेड एंड कनेक्टिविटी में भूटानीज ट्रेड रूट को बढ़ाया जाएगा फ्रॉम हल्दीबाड़ी टू GLRT, तो ये यही सब इसमें काम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई प्राइम मिनिस्टर अगर इधर से उधर किसी कंट्री में जाता है अपनी कंट्री से, तो रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रेड और सिक्योरिटी इन्हीं चीज़ पे काम होता है। तो ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कुछ नाम जैसे पता होना चाहिए। जैसे कोई अगर यहाँ पे देखिए इंडिया भूटान एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, पुनात सांगुचू सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो ये ऐसे ही नाम पूछ लेगा और पूछ लेगा ये किसके बीच में है, ठीक है। तो ये आपको बस ऐसे आइडिया होना चाहिए, ठीक है। देन इसके अलावा एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट भी बनाया जाएगा, ओके। और ये कहाँ पे बनाएगा, डेजिग्नेशन ऑफ डेरंगा सामद्रुप झोंकत, अब इतना आपको याद भी नहीं कर सकते आप, तो इसके लिए आपको बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको इसमें से बता रहा हूँ जो आप याद भी कर सकते हैं और इसकी आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। दैन इंडिया और यूएस ने 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग किया था। तो आपको 2+2 अगर मिनिस्टीरियल डायलॉग के बारे में मालूम हो, तो इसमें सिंपली यही होता है कि वहाँ के मतलब यूएस के दो मिनिस्टर्स होंगे और इंडिया के 2 मिनिस्टर्स होंगे जो आपस में मतलब इसमें डायलॉग चल रहा होगा। जैसे कि वहाँ पे जो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं लॉयड ऑस्टिन, और इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन लोगों ने आपस में जैसे कि किया है मतलब बात की है। और फिर वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और यहाँ के इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होंगे, तो इनके बीच में आपस में बायलेटरल में मतलब 2 देशों के बीच में बायलेटरल एक डायलॉग होता है। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये डायलॉग जो 2+2 मीटिंग है ये हम लोग 2018 से अभी स्टार्ट किए हैं और 2021 में नहीं किए थे, ठीक है। और इसमें कुछ डिफेंस कोलैबोरेशन है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, MQ-9B UAVs, ठीक है। तो ये MQ-9B UAVs क्या है, ये एक ड्रोन है जो कि यूएस का है, ठीक है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। और एक F-14 जेट इंजन भी है, ठीक है। तो इसके बीच में आपस में नेगोशिएशंस हो रही हैं और ये सब जैसे नाम से पूछ लेगा तो ये कहाँ का है, तो आपको बताना है यूएस का है। इसके अलावा एक सप्लाई चेन रेजिलियंस एक एग्रीमेंट है, एंटिसिपेशन ऑफ फाइनलाइजिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट सोसा, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट। और ये आपस में हो रहा है। तो ये नाम जैसे पूछा जा सकता है कि ये सिंपली ये डायलॉग मतलब ये डायलॉग इसके बीच में हुआ है। देन डिफेंस के बीच इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इंडिया यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इंडेस एक्स क्या है, इसके बीच में है। देन मैरीटाइम सिक्योरिटी में देखिए इंडियाज़ फुल मेंबरशिप इन कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, CMF इसे कहते हैं। तो वहाँ पे CMF एक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस नाम का एक बॉडी है, मल्टीलेटरल कंस्ट्रक्ट हेडक्वार्टर्स इन बहरैन।
तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो है बहरीन में, और इसमें इंडिया को फुल मेंबरशिप मिल गई है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा स्पेस एंड सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशन, तो सेमीकंडक्टर के उसमें भी कोलैबोरेशन है, तो इसका नाम क्या रहेगा, इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो आईसेट नाम से पूछा जा सकता है कि आईसेट किसके बीच में है, तो ये इंडिया और यूएस के बीच में है, और किससे रिलेटेड है, ये है सेमीकंडक्टर से। तो इतना ही आपको आइडिया हो तो आप क्वेश्चन में कर ले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। तो आपको बस सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। ये सारी चीज़ें मतलब अगर आपको और डिटेल में इसमें पढ़ना हो तो आपको वो मेंस में ज़्यादा यूज़ होगा। यहाँ पे आपको कुछ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ें उठानी है, क्या क्या आपको याद रख सकते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ से उठाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस में, तो ये भी वन लाइनर टाइप का ही रहेगा, इसको भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जो ब्रिक्स जो 2024 का होने वाला है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2000 बिगिन इन कजान रशिया। तो पहली बात आपको याद रखना है कि जो ब्रिक्स 2024 होने वाला है ये कहाँ पर होगा, ये होगा रशिया में। ठीक है, तो ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा ये लिटरेचर फोरम है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका थीम वीम भी आपको इतना याद नहीं रखना है। ठीक है, ब्रिक्स के आपके कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ब्रिक्स के कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और ब्रिक्स प्लस क्या है। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे ब्रिक्स प्लस क्या है। इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि अल्जीरिया जो कंट्री है इसने अभी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ब्रिक्स जो नेशन है इन्होंने आपस में मिल करके एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, और इसमें अल्जीरिया ने अभी इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, तो एक बार अल्जीरिया को मैप पे देख लेते हैं कहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका ये रहा आपका अफ्रीका, और अफ्रीका के जो नॉर्दर्न पोर्शन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रहा आपका अल्जीरिया। ठीक है, इसके बगल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा मोरक्को, बगल में आपको दिख जाएगा यहाँ पे ट्यूनीशिया, इधर लीबिया, इधर नाइजर नीचे। ठीक है, और इधर आपको मॉरिशियाना, ठीक है, इधर माली। तो ये आपको बस आइडिया होना चाहिए, ये अफ्रीकन रीजन में पड़ता है, नॉर्थ अफ्रीका में। और ये जो सी है आपको पता ही होगा, ये मेडिटेरेनियन सी है जो बीच में जा रहा है यूरोप और अफ्रीका के बीच में। ठीक है, तो ये से आपको इस तरह से मैप आपको देखना चाहिए ताकि आपको एक आइडिया हो कि लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो अल्जीरिया के साथ अल्जीरिया ने अभी इसको ज्वाइन किया है, और इसमें जो ये एनडीबी था, मतलब नॉन न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, ये कब अभी ब्रिक कंट्रीज़ ने कब बनाया था, ये 2015 में बनाया था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिक्स का जो चेयरमैनशिप है जो इस साल का होने वाला है वो कौन होस्ट करेगा, कजान रशिया। तो रशिया में ये होने वाला है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। कब होगा इसका, ये होने वाला है अक्टूबर 2024 में, और इसका मोटो क्या है, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक है, इन्होंने अभी ब्रिक्स को ज्वाइन किया है एज अ न्यू फुल मेंबर। ठीक है, ड्यूरिंग द 15th ब्रिक्स समिट विच वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। तो जो पिछला वाला समिट था वो 15th ब्रिक्स समिट था, और ये जो ब्रिक्स 2024 होने वाला है ये कौन सा हो जाएगा, 16th। ठीक है, तो 15th ब्रिक्स समिट में जो साउथ अफ्रीका में हुआ था ये 2023 में हुआ था, और इसमें ही इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये 5 कंट्रीज़ ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई सारे कंट्रीज़ के नाम दे देंगे, उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा, 1 1 2 3 इस तरह करके आ जाएगा, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो आपको याद होना ही चाहिए। ब्रिक्स प्लस क्या है, ब्रिक्स प्लस इज़ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये तो इसके ओरिजिनल कंट्रीज़ हो गए ब्रिक्स के। इसके अलावा जो प्लस है इसमें क्या आ जाएगा, ये जो अभी कंट्रीज़ में जुड़े हैं, ठीक है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ठीक है, तो ये ब्रिक्स प्लस हो गया। तो ये फाउंडिंग मेंबर्स आपके ये रहे। ठीक है, तो ये जो हैं ये आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये आपके एडिशनल मेंबर्स हैं, प्लस मेंबर्स। और इनकी जो पहली समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, 2009 में हुई थी। साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया है 2010 में। ठीक है, तो ये जो अपने फाउंडिंग मेंबर्स हैं ये एक्चुअली में इतने ही हैं। साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था, इन लोगों ने 2009 में इसको बनाया था। ठीक है, ओके,
तो जो 2014 का जो सिक्स्थ ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें फोर्टालेज़ा में, वहाँ पे ये साइन द डॉक्यूमेंट ऑफ क्रिएट $100 बिलियन का $100 बिलियन का एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था। तो इससे क्या होगा कि जिस कंट्री को कुछ अगर नीड होती है तो उस कंट्री को वहाँ से लोन मिल जाता है। इसी को कहा जाता है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, पहले कहा जाता था, अब इसको ये कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें अर्जेंटीना भी ज्वाइन करने वाला था, लेकिन जो अभी वहाँ पे जनरल इलेक्शन हुए थे 2023 में, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट जो थे वो चेंज हुए और वो कौन हो गए हैं, जेवियर मिलेई। ठीक है, हु हैड कमिटेड टू विड्रॉ द कंट्रीज मेंबरशिप एप्लीकेशन। तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उन्होंने ज्वाइन नहीं करवाया। तो अर्जेंटीना भी रेस में था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कंट्री है जो ज्वाइन करने वाला था लेकिन वो ज्वाइन नहीं किया, तो वो था अर्जेंटीना। और वहाँ का भी जो नया प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है, जेवियर मिलेई। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट सेक्शन में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि कौन सा प्रेसिडेंट अभी कहाँ का बना है। तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, काफ़ी फैक्चुअल नेचर का एग्ज़ाम होता है, तो ये सब चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते। देन 19th G20 समिट हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था G20 समिट, ये आपको बताना चाहिए। ये होगा ब्राज़ील में। ठीक है, और इसकी थीम क्या है, ये नवंबर 2024 नवंबर में होगा 2024 में। इसकी थीम है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानट। ठीक है, तो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है थीम, और कौन सा नंबर का समिट है और कहाँ पे होना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद करके ही जाना है। इससे पहले G20 की प्रेसिडेंसी, जैसे आपको मालूम होगा कि लास्ट ईयर हम लोगों ने इंडिया ने किया था, मतलब हम लोगों ने किया था। और जो नेक्स्ट G20 की प्रेसिडेंसी वो कहाँ पे होने वाली है, वो होने वाली है साउथ अफ्रीका में। 2025 की कहाँ पे होगी, साउथ अफ्रीका में। 2026 का भी लिखा हुआ है US में होगी। ठीक है, तो आपको आगे का पीछे का याद रखना है। तो इंडिया ने 2023 में किया था, अभी कौन कर रहा है, अभी कर रहा है ब्राज़ील, और अभी जो नेक्स्ट करने वाला है वो कौन सा होगा, साउथ अफ्रीका। तो ये 3 कंट्रीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे G18 G20 समिट के बारे में भी पता हो, तो पता ही होगा, लेकिन ये न्यूज़ पुरानी हो गई, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। इसकी जो थीम थी क्या थी, वासुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और ये कहाँ पे हुआ था, ये न्यू दिल्ली में हुआ था, 18th एडिशन था। और इसका वेन्यू क्या था, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में ही। इसके अलावा आपको G20 के जो कंट्रीज़ हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। G20 कंप्राइजेज ऑफ 19 कंट्रीज़ और एक है यूरोपियन यूनियन। तो इस तरह करके 19 + 1 क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, G20 इसलिए कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि ये मतलब जब इंडिया का जब हो रहा था इंडिया में, तो वहाँ पे अफ्रीकन यूनियन भी इसमें जुड़ गया था। तो अब कितने मेंबर हो गए हैं, अब हो गए हैं 21 मेंबर। ठीक है, तो अभी भी इसको G20 ही कहते हैं, लेकिन ये हो गया है 21 मेंबर्स का। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, और इसकी थीम मैंने आपको बताया, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, और ये जो थीम है ये कहाँ से ली गई है, महा उपनिषद से ली गई है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसमें लोगों में क्या था, लोगों में था आपका अर्थ विथ लोटस, और जो कि नेशनल फ्लावर है। रिप्रेजेंटिंग क्या करता है, रिप्रेजेंट ग्रोथ अमिड चैलेंजेस। ठीक है, तो क्योंकि लोटस कहाँ पे उगता है, कीचड़ वाली जगह में, कीचड़ों में उगता है, तो इसलिए कहा जाता है कि रिप्रेजेंटिंग ग्रोथ अमिड चैलेंजेस। ठीक है, और इसमें जो 7 पेटल्स हैं, मतलब जो लोटस के जो पंखुड़ीज होते हैं, 7 पेटल्स होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 7 यूनिवर्सल म्यूजिकल नोट्स। तो मुझे याद है ये IAS के प्रीलिम्स के एग्जाम में पिछले साल ये क्वेश्चन आया था। इंडिया इज़ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट बिलो द G20 लोगो। ठीक है, तो ये पुरानी न्यूज़ है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। और इसमें अफ्रीकन यूनियन को एज भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो अब इसको ये G20 बुलाना शुरू कर देंगे। अफ्रीकन यूनियन क्या है, अफ्रीकन यूनियन 55 कंट्रीज़ का एक यूनियन है, जो कि मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो 55 कंट्रीज़ हैं वो उनका एक है। और ये जो अफ्रीकन यूनियन कब बना था, ये बना था सितंबर 1999 में। और इसका जो डिक्लेरेशन था, मतलब किस एग्रीमेंट से ये साइन हुआ था, इसको बोलते हैं सिरते डिक्लेरेशन। ठीक है, सिरते डिक्लेरेशन। सिरटे कहाँ पे है, ये है लीबिया में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एकदम पता ही होनी चाहिए। द ब्लॉक वॉज फाउंडेड ऑन 26 मई 2001 इन एडिस अडाबा एंड एडिस अडाबा, जो कि इथियोपिया में है। लॉन्च्ड इन 2002 इन डरबन, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये अनाउंस हुआ था 1999 में, और इसको फाउंड किया गया है 2001 में। और ये फॉर्मली मतलब लॉन्च कब हुआ है, 2002 में। ठीक है,
देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इसी में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी है। तो जो G20 की समिट हुई थी लास्ट ईयर इंडिया में, इट इज़ एन इनिशिएटिव जो कि इंडिया ने ही लेड की थी। तो G20 जो समिट हुई थी इंडिया में, उसमें ही ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस शुरू हुआ था और इंडिया ने ही इसको स्टार्ट किया था। तो बायोफ्यूल बनाने का ये एक प्रोग्राम है और मतलब एक अलायंस है। इसमें 9 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ में देख लेते हैं। इंडिया हो गया, US हो गया, ठीक है। देन ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो हो सकता है इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसमें जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसने स्टार्ट किया था, तो आपका आंसर होगा इंडिया। देन आप इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इसके 9 फाउंडिंग मेम्बर्स में से मे बी इससे पूछा सकता है, थोड़ा टफ हो जाएगा लेकिन इसको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बन जाए, अगर टफनेस लेवल बढ़ाना होगा तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी बना देगा। देन ये एक है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो इसके बारे में भी अभी रिसेंटली जयशंकर जी ने इस पर कुछ बात की थी कि ये जो वॉर्स हो रही हैं इसकी वजह से हमारा जो ये जो प्रोग्राम्स है, प्रोजेक्ट्स हैं, इस पे जो ध्यान अभी काफ़ी हट गया है, ठीक है। तो सिंस इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, MOU साइन बिटवीन इंडिया, US, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो इनके बीच में हम लोग को ये बनाना था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो एक कॉरिडोर बनाना है ताकि ट्रेड जो है वो काफ़ी स्मूथली हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते, इस मैप में भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये रहा IMEC, इंडियन मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये रहा आपका इंडिया से ये रहा आपका UAE, देन सऊदी अरेबिया, देन यहाँ पे आप इसराइल है, ठीक है। इधर आपको यहाँ पे यहाँ से आपको इधर ग्रीस पहुँच जाएंगे आप, ठीक है। तो ये एक मतलब एक रूट बनाना था, इस टाइप से ये कॉरिडोर था, ठीक है। तो इसी कॉरिडोर की बात कर रहे थे और अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो ट्रेड काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, रेलवेज, सी लेन्स। तो काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर हैं और काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट होता है। लेकिन अभी वॉर की वजह से, इसराइल ईरान की वॉर की वजह से और जो मिडिल ईस्ट में जो काफ़ी इनस्टेबिलिटी अभी है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है।